जय सेवा जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों बहुत दिनों के बाद यानी हमारे वीडियो के बीच में 5-6 दिन का गैप हुआ है और इस गैप में मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं मेरे खुद के गाँव की तरफ था। तो दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप यहाँ पे संघर्ष कर रहे हो। जब हमारे पढ़े लिखे जो वैज्ञानिक लोग हैं जो सवाल पूछते हैं कि राहुल भाई आप वीडियो बनाते हो या आपके कई गोंडवाना के लोग हैं, आपके कई आदिवासियों के लीडर है, वो बताते रहते कि आदिवासियों पे खतरा है, तो कैसे, हमें तो कोई दिखता नहीं है कि कोई तलवार लेके आया हो हमारे घर तक। इन सभी के बातों के लिए अगर मैं आपको बता दूं कि यह कैसे हो रहा है तो आप यकीन नहीं मानेंगे। तो मैं इस अंदाज से आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आदिवासी खत्म हो गया तो किसका फायदा है और अगर आदिवासी खत्म हो जाए तो किसका नुकसान है। ये गेम प्लान कैसे होता है ये आज की वीडियो में मैं पूरा समझाऊंगा। आपको एक ही करना है, वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि सभी जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ, सभी जो मुद्दे ले रहा हूँ वो मुद्दे आप तक पहुंचे और आप इसको समझें। पहली बात है कि आदिवासी खत्म होने के बाद क्या होगा। तो एक बात है कि यहाँ पे विचारधारा को लेकर काम चल रहा है। क्या चल रहा है? विचारधारा को। मैं तो एक कहता हूँ, बहुत सारे इतिहासकार भी कहते हैं कि परंपराएं होती है, बनती है, 400-500 साल रहती है, उसके बाद वो चेंज होती रहती है। परंपराएं, संस्कृति का भी वैसा है। आज अगर आप एक काम कर रहे हो तो वो धीरे धीरे एक अलग काम में चला जाता है। लेकिन बात यह है कि उस साम्राज्य की अगर विचारधारा भी बदल जाए तो वो साम्राज्य भी बदल जाता है। तो मेन कंटेंट ये है कि विचारधारा क्या है। विचारधारा को धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है। दोस्तों देखिए विचारधारा कैसे काम करती है। विचारधारा समानतावाद पे है। आदिवासियों की विचारधारा समानतावाद पे है जो किसी भी वर्ण भेद उच्च नीच को नहीं मानती। समानतावाद यानी क्या? जब आदिवासियों का कबीला आपको दिखाया जाता है, आदिवासियों के एक संगठित रूप आपको दिखाया जाता है, यह है विचारधारा। वो समानतावाद इसलिए कि स्त्री को भी कबीले का सरदार बनने का अधिकार है, स्त्री भी अपने अधिकार को प्राप्त कर सकती है। ये अंग्रेज के रूल बनाने के पहले से आदिवासी कबीलों में, समुदाय में मौजूद है। संगठित होने का सबसे बड़ा उपाय और सबसे बड़ा आदर्श आदिवासी कबीलों का है। आपको पता है आदिवासी कबीले संगठित रहते थे, इसलिए वो गोंडवाना प्रदेश बना पाए और 2500 साल तक इसका इतिहास चला पाए। यानी आप ये भी समझ सकते हो कि संगठित रहना कितना जरूरी है। और यह जो विचारधारा आज तक आपके यहाँ चलती आई है ये आदिवासियों के नहीं है, ये भूलना नहीं है आपको। इसमें आदिवासियों को खत्म करने का दूसरा एक काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो है धर्मवाद। अभी आप देखते हो कि 2014 से या 2010 से जातिवाद बहुत उमड़ पड़ा है। जातिवाद बहुत जोरों शोरों से हमें दिखाई पड़ता है। ये क्यों? क्योंकि ये बात है कि आदिवासियों के इलाकों में अगर आप नहीं गए तो प्लीज जाइए, उनसे पूछिए अपने सेहत को लेकर, अपने कुछ बातों को लेकर, अंधविश्वास को लेकर। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको धर्म परिवर्तन कराने में मजबूर करते हैं। आदिवासी लोगों को धर्म परिवर्तन करने के पीछे क्या प्रॉब्लम है पता है आपको? एक तो उनके धर्म की संख्या बढ़ाने का एक बहुत बड़ा हेतु है उनका, और दूसरी बात है कि अगर उनका धर्म बड़ा हो जाता है तो वो इसका उपयोग संवैधानिक मार्गों से करेंगे और अपने वर्चस्व के लिए करेंगे। तीसरी बात यह है कि आदिवासी समुदाय जो है उनकी पहुंच, मैं आपको बता दूं, उनकी पहुंच IAS, IPS, मंत्री, प्रधानमंत्री यहाँ तक तो अभी तक तो नहीं है। 1-2 आदमी है लेकिन अभी तक तो नहीं है। ये वर्ग प्रभावित कहाँ पर है? मजदूरी, किसानी, खेती और दिहाड़ी का काम करना, किसी खेतों पर काम करना, किसी फैक्ट्री में लेबर मजदूर करके काम करना, यहाँ पे इसका ज्यादा वर्चस्व है। अगर इस समुदाय को गुमराह करके रखा जाए तो एक मेहनती वर्ग उस समुदाय को मिलेगा जो समुदाय खुद को वर्चस्व मानते हैं। इसलिए आदिवासी खत्म होना और आदिवासियों की विचारधारा खत्म करना उनके लिए जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जल, जंगल, जमीन। अभी आप ये कहेंगे कि सभी आदिवासियों को उठ सुट के जल, जंगल, जमीन की बातें करते, बिल्कुल नहीं। वो जिस जंगल में रहते हैं कानूनन उस जंगल पे अधिकार उस आदिवासियों का है क्योंकि वहां से वन संपत्ति निकलती है और वो पूरे देश भर में या देश के बाहर भी जाती है। जो जड़ी बूटियां तैयार होती है, ये बाबा लोग अपने आश्रम बनाए हैं ना, ये आदिवासियों के साथ ही मिलकर बनाए। उसके बाद जब उनको पता चला कि सभी जड़ी बूटी हमें पता हो गई है तब आदिवासियों को धकेल के बाहर किया गया और अपने आश्रम को बहुत बड़ा किया गया। लेकिन आदिवासियों को यहाँ की जड़ी बूटी जो पता है वो वन संपत्ति में आती है। जमीन की बात करें तो यहाँ पे जमीन का जो टुकड़ा है, या मैं एक बता दूं, ज्यादा से ज्यादा जो खनिज निकलता है ना इंडिया में,
वो भी आदिवासी एरिया से जाता है, क्योंकि बाहर का एरिया तो इन लोगों ने पहले ही खत्म कर दिया, अभी उस जमीन में कुछ रहा नहीं है। तो आदिवासी वन संपत्ति, जंगल की जो जमीन की संपत्ति है वो भी अब धीरे धीरे लौटेंगे। लेकिन बात ऐसी है कि अभी ग्राम सभाओं के तहत अधिकार उनको मिला है, तो हो सकता है आदिवासी इनका विरोध करें। अगर आदिवासियों को इन क्षेत्रों से टाइगर जोन करके हटाया जाए, किसी कोई डैम बनाना हो तो बहुत सारे क्षेत्र हटाए जाए, तो उसमें काम कर सकता है गवर्नमेंट। उसमें खनिज संपत्ति निकल सकती है, उनमें वन संपत्ति हमें मिल सकती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम पर जो लोगों के घर को हटाया गया है, क्या उनको मुआवजा मिला है, ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी अलग तरह से जंगलों से आदिवासियों के खदेड़ने की जो बात है, आपने 2 साल में सुना होगा ये, तो ये भी बात है कि धीरे धीरे इनके वर्चस्व, संस्कृति, इतिहास को मिटाया जाए। अभी देखिए, आपके गांव में आदिवासियों का इतिहास है, आप वहां पे कल्चर, संस्कृति, गुटुल व्यवस्था बनाते हो, लेकिन गवर्नमेंट का एक फरमान जारी हो गया कि ये टाइगर जोन है, आप यहाँ से निकल जाओ। आपको चलो 20 लाख भी मिल गए, लेकिन क्या 20 लाख में आप अपनी जमीन, अपना ऐतिहासिक धरोहर बना पाओगे फिर से? बात यही है कि कैसे आपकी विचारधारा, कैसे कल्चर को खत्म किया जाए। तो देखिए, दूसरी एक बात है कि आदिवासियों का इस्तेमाल और खत्म करने का जो सिलसिला है वो कैसे होता है। वोटों की राजनीति चलती है, आदिवासियों को फिर से बताया जाता है कि नहीं नहीं, तुम हमारे धर्म से बिलोंग करते हो, हमारे धर्म के तुम लोग हो। लेकिन बात यह है कि आदिवासी किसी भी धर्म से बिलोंग करता नहीं है, क्योंकि वो पहले से था, उसके बाद धर्म बने, और इसलिए आदिवासी किसी भी धर्म में नहीं आता। लेकिन वोटों की राजनीति क्या कहती है? आपके लीडर लोग जो आपके घर तक आते हैं, वोट चाहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं आपको यहाँ तक पहुँचाऊंगा, वहाँ तक पहुँचाऊंगा, लेकिन होता नहीं है। सिर्फ ये जो चुनाव के दिन होते हैं, उस चुनाव दिन में एक माहौल पैदा किया जाता है, और उसके बाद वही काम होता है जो हमेशा होता था, आदिवासियों का शोषण। यूएनओ को बताया गया था कि आदिवासी इंडिया में नहीं है। ऐसा क्यों हुआ आपको पता? यूएनओ एक ऐसी है कि अंतर्राष्ट्रीय देशों की एक संगठन है, जो किसी भी देश पर, किसी भी कौम कर अगर अन्याय होता हो तो वो पूरा संगठन उस पर कार्य करता है, और उस संगठन के बनाए हुए नियमावली में सभी देश आते हैं जो अपने अपने देशों में अपने रूल बनाते हैं। ठीक है, यूएनओ ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि यहाँ का जो प्राचीन अगर शब्द है तो वो आदिवासी है। तो अगर यहाँ के प्राचीन आदिवासी समुदाय को अगर नहीं बचाया जाएगा तो हो सकता है आने वाले धरोहर को हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आदिवासी टेक्नोलॉजी को, एक शास्त्रज्ञ कहता है कि आदिवासी टेक्नोलॉजी को हम सिर्फ 0.5% से समझ सके हैं। अगर हम आदिवासियों के उस विचारधारा और कल्चर को 99% समझ लेंगे तो हमारा विज्ञान 100 गुना तेजी से आगे जाएगा। यानी ये भी लोग समझते हैं कि आदिवासियों के कल्चर में विज्ञान होता है, लेकिन बात यह है कि यूएनओ को क्यों इंडिया में बताया गया कि आदिवासी नहीं है। इसका पहली बात है कि आदिवासी अगर रहेंगे तो ये जो प्राचीन करके चिल्ला रहे हैं ना अपने ग्रंथ, वेदों, अपने किंवदंतियों को, ये झूठी हो जाएंगी, क्योंकि प्राचीन सबसे आदिवासी है, उसका कल्चर है। जहां पे लिखा कब गया, जब आप खोज करेंगे तब लिखा जाएगा ना। तो ये खोज करके लाखों सालों से चलता आ रहा है, फिर एक चंपू ने लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका ग्रंथ प्राचीन हो गया। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर रहने वाले सभी आदिवासी जो प्राचीन कल्चर से बिलोंग करते हैं वो प्राचीन है। तो दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा है कि यूएनओ को बताया जाए कि आदिवासी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आदिवासियों को गिना जाएगा, किस धर्म में उसको गिनाया जाएगा जनगणना के तहत। अगर आपको लगता है कि चलो आप चचा जी को मानते हो तो आप कहते होंगे कि नहीं 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 नहीं, आदिवासियों के लिए बहुत अच्छे काम हो रहे, आदिवासी सुधर भी रहे हैं। कितने %? कितनी % लोक संख्या है और आदिवासियों में कितनी? फिर भी भूखमरी, कुपोषण, शोषण, बलात्कारी, निरक्षरता, व्यसनाधीनता, जातिवाद, बेरोजगारी, ये प्रॉब्लम कैसे आए? नक्सलवाद जैसा प्रॉब्लम उनमें कैसा आया? और मानते हैं कि आदिवासी जब नक्सलवादी मरते हैं उनका रिकॉर्ड देखा जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी भी उनको सपोर्ट करते हैं। आदिवासी इन दोनों प्रॉब्लम से इतना जूझ रहा है कि यहाँ से नक्सलवाद और पुलिसवाद, इन दोनों प्रॉब्लम से वहाँ पे जूझ रहा है। आप बारीकी से उन एरियाओं में देखो, लेकिन बात ये होती है कि इन समस्याओं को समस्या ही बनाकर रखा जाता है। बलात्कार हुआ तो सिर्फ 1 और 2 दिन चिल्लाया जाता है, उसके बाद कुछ नहीं किया जाता। और ऐसे रोज बलात्कार होते हैं उस एरिया में जहाँ पे एक तरफ से नक्सलवाद और एक तरफ से पुलिसवाद है, और वो जो आदिवासी लोग हैं वो दोनों तरफ से जूझ रहे हैं। वो बता भी नहीं पाते कि उनके लड़के के साथ बलात्कार हुआ है। प्रॉब्लम, ये समस्या ऐसी रहने का एक ही कारण है दोस्तों कि कोई भी नहीं चाहता कि आदिवासी आगे आए।
संविधान में लिखा है, इसलिए स्टेजों पे चढ़ के बोला जाता है, लेकिन आदिवासियों को अलग अलग समुदाय में कन्वर्ट करने की साजिश पहले से हो रही है। अभी देखिए दोस्तों, इसका एक मेन पॉइंट आता है जातियों में बांटना। जातियों में इसलिए बांटा जाए, मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप ठंड पड़ रही है तो आप मस्त आग जलाते हो, बाहर बैठते हो, आग सेकते हो। एक लकड़ी आग जला सकती है? बिल्कुल नहीं। एक लकड़ी के साथ बहुत सारी लकड़ियां लगानी पड़ती है, तब आग जलती है। और अगर उन सभी लकड़ियों को अलग कर दो तो आग बुझ जाती है। बात बिल्कुल यही है। आदिवासियों में संगठित ज़्यादा नहीं है लोग, तो एक बात होती है कि जो लकड़ी आके एक ज्वाला बनाती है, जो संगठन से जो संघर्ष होता है और उससे जो ज्वाला निकलती है, वो इतिहास बदलती है। लेकिन बात ऐसी हुई कि प्रोपेगेंडे की राजनीति के तहत कुछ आरएसएस के संगठन वहाँ पे अंदर घुस गए और वो जातियों में इतनी फास्टली हमको बांट रहे हैं सोशल मीडिया से या अन्य कई कार्यों से कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस मार्ग पे चले। और हम जो सभी जातियां हैं वो लकड़ियों की तरह बट गए हैं। तो आग तो जल नहीं सकती, अगर जलानी है तो सभी लकड़ियों को एक जगह आना है, फिर आग जलेगी। दोस्तों देखिए, आदिवासियों को खत्म करने की साजिश यही नहीं रुकती। आदिवासियों को उन प्राचीन परंपराओं को खत्म करना, ये भी इनकी एक चाल है। तो देखिए क्या होता है, पहले एक ग्राम सभा होती थी जो बहुत सारे फिल्मों में दिखाया जाता है। अनिल कपूर का अगर आप बुलंदी फिल्म देखिए तो वहां पे अनिल कपूर जो गांव के ठाकुर थे, तो वो ही न्याय व्यवस्था थे, वो ही गांव में न्याय मंडल का विस्तार करते थे, न्याय देते थे बाकी लोगों को। ऐसा अनिल कपूर के फिल्मी ही नहीं तो प्राचीन आदिवासियों के कबीलों में, गाँव में नजर आता है कि एक पंचायत होती थी। एक वृद्ध लोग थे जिनको बहुत अच्छी तरह से माना जाता था, गांव के जाने माने लोग थे। उनके द्वारा कोई भी प्रॉब्लम को उनके सामने रखा जाता था और वो भी बिल्कुल निरपेक्ष वहाँ पे न्याय करते थे। ये न्याय मंडल जो गांव का होता है वो हट गया है। अभी वहाँ पे कुछ नहीं होता, छोटा सा भी मैटर हो तो आदमी कोर्ट की तरफ दौड़ता है। जो गोटुल की सिस्टम थी, छोटे से बच्चों को गोटुल में डालो और 18 वर्ष आयु के कंप्लीट होने के बाद अगर वो आता है तो वो सगा सामाजिक ज्ञान लेके आता था, बहुत मजबूत होता था, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर पा रहा था। अभी ये चेंज हो गया, गोटुल तो आपको नजर नहीं आता, पेन कड़ा क्या है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो ये भी एक बात है। जो ग्राम सभा का कंसेप्ट है वो भी कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता दिखाई दे रहा है। और पेशा के तहत जो ग्राम सभा आती है, आपको बताया गया है कि आपका गांव पेशा में आ गया है, अधिकार अभी तक नहीं मिले। ये भी बात है कि आपको धीरे धीरे इस विचारधारा से हटाकर खत्म किया जाए। जिस एरिया में 5वीं अनुसूची और पेशा जैसे कानून लागू होते हैं, सिर्फ वहां पे बताया जाता है, लागू नहीं किया जाता। इसका ये मतलब है कि आपको अगर अधिकार मिल जाएंगे तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे, और अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो जल जंगल जमीन की बात करेंगे, और आप जल जंगल जमीन की बात करेंगे तो किसी का फायदा नहीं होगा, वोटों की राजनीति नहीं होगी, धर्मवाद नहीं होगा। इसलिए आपको कायदे कानून भी सविस्तर से बताया भी नहीं जाता। एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जो लास्ट का टॉपिक मैंने रखा है यहाँ पे, वो है आदिवासी क्रांतिकारियों को पीछे छोड़ना। अभी कैसे बात आती है कि भगत सिंह के साथ एक विचारधारा भी प्रभावित है। भगत सिंह को जो मानते हैं वो इस बात को भी मानते हैं कि आज़ादी सिर्फ बातों से नहीं तो हमें एक्शन करने से मिलती है। ऐसी ही विचारधारा आदिवासियों के क्रांतिकारियों में है। आप देखिए, आपके क्रांतिकारियों के ज़्यादा चैप्टर आपकी किताबों में तो बिल्कुल नहीं है। आप अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो इतिहास में भी आपको नज़र नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदिवासियों के क्रांतिकारियों को यहाँ पे उतना महत्व नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आदिवासियों की विचारधारा ये कहती थी अंग्रेज तो यहाँ से हट जाए, ये तो हम मानते हैं कि यहाँ से वो भी लोग हट जाए जो आदिवासियों का शोषण करते हैं, साहूकार जो आदिवासियों की जमीन लेके बैठे हैं, सामंतशाही जो आदिवासी औरतों का शोषण करते हैं, वो भी यहाँ से हट जाए। और ये वो भी यहाँ से हट जाए वाली विचारधारा है, उसको पीछे इसलिए रखा गया है क्योंकि इन लोगों में बड़े बड़े लोग आते हैं। तो क्रांतिकार को अगर छुपा दो तो उसकी विचारधारा छुप जाएगी, और विचारधारा छुप जाएगी तो जो रास्ते पर चलने वाला आदिवासी वो अंधा हो जाएगा। उसको किसकी विचारधारा पे चले, ये भी सवाल आ जाएगा। किसी भी क्रांतिकारी को मानना है तो उसको विचारधारा को मानना है ना, उसके तरह हमें बनना है तो समाज उसकी तरह चलेगा। अगर क्रांतिकारी को छिपा दो, किसी को ना बताओ तो समाज भी अंधा हो जाता है, उसको कहाँ चले ये पता नहीं चलता। तो आपके क्रांतिकारी को भी गुमराह रखने की साजिश यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट, मानता हूँ वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन ये सभी जो पॉइंट आप समझ रहे हैं, ये पॉइंट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आदिवासी अगर इस दुनिया के नक्शे से हट जाए तो किस किस का फायदा है और कैसे फायदा है। तो दोस्तों देखिए, आप आदिवासी है तो आप इस देश के मालिक इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि आपने जल जंगल जमीन का मेन कंटेंट लिया है।
और आप आज भी इसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन इस रक्षा करने वाले रक्षक को विडंबना करके राक्षस अगर बना दिया जाता है, विलेन बना दिया जाता है और उससे किसी साजिश के तहत खत्म किया जाता है, तो ये गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठानी है। तो मैंने बताया ना, जो बहुत सारी लकड़ी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी आग बन सकती है। वैसे आज बनने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बनने की ज़रूरत है, शिक्षा लेने की ज़रूरत है, और कौन अपने साथ है और कौन नहीं है, कौन प्रोपेगेंडे के तहत हमको गुमराह कर रहा है, ये भी समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पे अपने लोगों में भेजो, क्योंकि ये अगर 10 पॉइंट उनको समझ में आएगा तो शायद हो सकता है उनका बल्ब जल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।